दोस्तों, आज हम ततारा वामिरो कथा पढ़ेंगे और उसे संक्षेप में समझेंगे। ये कहानी लीलाधर मंडलोई जी द्वारा लिखी गई है और इसमें ततारा और वामिरो की प्रेम कथा को दर्शाया गया है। तो इसमें ततारा वामिरो कथा एक लोक कथा है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित है। तो शुरू करते हैं ततारा वामिरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। इसका मतलब ये है कि अंडमान जो है वो द्वीप समूह है, वहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स बोल सकते हैं। ओके, तो छोटे छोटे आइलैंड्स है वहाँ पे, एक आइलैंड, दो आइलैंड, तीन आइलैंड, चार आइलैंड। ओके, तो जो सबसे दक्षिणी आइलैंड है साउथ में, सदर्न मोस्ट आइलैंड जो है वो है लिटिल अंडमान। ओके, यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अब पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? निकोबार में। ओके, तो इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। तो अंडमान द्वीप समूह का जो दक्षिणी द्वीप है वो लिटिल अंडमान है और यह 100 किलोमीटर दूर है पोर्ट ब्लेयर से। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। तो जो पहला द्वीप है, अब निकोबार की बात हो रही है, तो निकोबार का जो पहला द्वीप है, निकोबार इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, बहुत सारे आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो जो नॉर्थन मोस्ट आइलैंड है ये वाला, ओके, इसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार। ओके, तो और ये दक्षिणी आइलैंड और ये कार निकोबार, तो अंडमान का जो लास्ट है और निकोबार का जो पहला आइलैंड है, उनकी दूरी है 96 किलोमीटर्स। ये बताया जा रहा है 96 किलोमीटर्स। निकोबारियों का यह विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। तो ये थोड़ा विचित्र लगेगा हमें सुनने में, ये थोड़ा विचित्र लगेगा हमें सुनने में, क्योंकि हम नहीं जानते कि द्वीप कैसे बना, कैसे विभाजित हुआ, इसलिए। मगर निकोबारियों का ये विश्वास है, उनका ये मानना है कि ये जो एंशियंट टाइम्स में ये दोनों द्वीप एक थे। उन्हें जो द्वीप मैंने यहाँ पे दिखाया, ये वाला, ये द्वीप और ये द्वीप, ये दोनों एक थे। ओके, फिर कुछ घटना हुआ जिसके कारण ये विभाजित हो गया। इसी के बारे में ये पूरी लोक कथा है। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है और इसी लोक कथा को आज भी दोहराई जाती है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बस इतना ही था कि अंडमान द्वीप समूह के बारे में, निकोबार द्वीप समूह के बारे में, उनके बीच की दूरी कितनी है, और जो लास्ट अंडमान का द्वीप है और जो फर्स्ट निकोबार का द्वीप है, उनकी डिस्टेंस आज के दिन में 96 किलोमीटर है। मगर ये पहले एक ही द्वीप था, ये बाद में किसी तरह से पहले विभाजित हुआ। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। तो बहुत ही फेमस और पॉपुलर आदमी का यहाँ पर जिक्र है, पर्सनालिटी का जिक्र है, जिसका नाम था ततारा। वो बहुत ही नेक और मददगार था और दो लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा वो रेडी रहता था। कोई उससे हेल्प मांगता था तो वो बहुत अच्छे मन से लोगों की सहायता करता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, इसलिए वो काफ़ी पॉपुलर था और सब लोग उससे प्रेम करते थे, सब लोग उसे मानते थे। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। जब लोगों को कुछ
मुसीबत आती थी, लोग उसको याद करते, तब वो दौड़ दौड़ कर उनके पास पहुंच जाता उनकी मदद करने के लिए। इसलिए लोग उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आदर मीन्स रिस्पेक्ट करते थे। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। सिर्फ अपने ही गांव में नहीं, बल्कि दूसरे गांव में भी उनको बहुत ही आदर के साथ, ततारा को बहुत ही आदर के साथ निमंत्रण दिया जाता था। कोई भी फंक्शन में, त्यौहार में या पर्व में उन्हें बुलाया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। यानी उनका जो पर्सनैलिटी था वो तो अच्छा था ही, उसके बाद उसका जो आत्मीय है, जो अपना स्वभाव है, जो नेचर है, वो भी बहुत ही सहज, बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण उसे लोग चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। वो ट्रेडिशनल ड्रेस तो पहनता था और अपने कमर में एक लकड़ी की तलवार बांध के रखता था। लोगों का मत था, मतलब कि लोगों का विश्वास था या मानना था, बावजूद लकड़ी, लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। लोगों का ऐसा मानना था कि उसमें, उस लकड़ी की तलवार में बहुत ही कोई दैवीय शक्ति है, ठीक है, इनविजिबल पावर्स हैं उस तलवार में, लकड़ी की तलवार में। और उस तलवार को ततारा कभी अपने से अलग नहीं रखता था, उसको अपने पास रखता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता और किसी दूसरे के सामने में उस तलवार का, लकड़ी की तलवार का उपयोग नहीं करता था वो। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लेकिन किस लिए मानते थे? कि बहुत साहसिक कारनामे उनको देखकर वो लोग समझते थे कि उस तलवार के द्वारा ही ऐसा कुछ वो कर रहे हैं। ततारा उस तलवार के द्वारा ही कुछ ऐसा कर रहा है, जिसके कारण लोग ये मानते थे कि उस तलवार में अद्भुत शक्ति है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी और एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिनभर के अधिक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। तो एक शाम को ततारा समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा, थक गया था, टहलने निकल पड़ा शाम को। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज टले डूबने को था। क्षितिज इज होराइजन। सो सूरज समुद्र के लगे जो क्षितिज वहाँ डूब रहे थे, जो लाल लाल जो दिखता है ना जब सनसेट होता है, तो वो सीन का यहाँ पर दर्शाया गया, उस सीन को यहाँ दर्शाया गया है। समुद्र की ठंडी बयारें आ रही हैं और शाम के टाइम समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें शनै शनै क्षीण होने को थी। और पक्षियों की चहचहाहटें जो हम लोग जानते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो दिन में ही पूरे फ्लाई करते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग, और इवनिंग में वो सो जाते हैं। वो उनको नाइट ब्लाइंडनेस होता है या रात को नहीं देख पाते हैं ठीक से, तो इवनिंग में बर्ड्स सो जाते हैं, तो धीरे 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 उनकी चहचहाहटें कम हो जाती है। उसका मन शांत था। किसका मन शांत था? ततारा का। वो आराम कर रहा था, टहल रहा था। विचरमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। वो आराम कर रहा था, टहलते टहलते थक कर बैठ गया समुद्र तट पर और आराम कर रहा था। तभी उसे एक मधुर गीत सुनाई दी। तो वो गीत गूंजता सुनाई दिया। तभी वहाँ पास उसे एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। उसको बहुत अच्छा गीत सुनाई दिया, जिसके कारण वो अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। तब एक जो लहर होते हैं, तंद्रा जो टाइड्स कह सकते हैं, या समुद्र की जो लहर होती है, वो उसकी ओर आया तो उसकी तंद्रा भंग हुई। मैंने वो जो इसमें खोया हुआ था या सोच रहा था, उसको भंग हुआ। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। और जब उसको होश आया अच्छा से, जब वो उठा, तब वो उस ओर बढ़ चला जहाँ से उसे वो मधुर गीत की आवाज़ आ रही थी। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते
आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। तो इस तरह से यहाँ दिखाया गया है कि वो युवती जो थी वो किस तरह गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था, वो अच्छा सा श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है, और युवती उस गाने में इतने मग्न थी कि उसने देखा ही नहीं कि कोई अजनबी युवक उसे देख रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई, और एक टाइड आया, वेव आया समुद्र का, और उस युवती को भी भिगा दिया। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई, और लहर आते ही वह हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। तो ततारा ने उससे कहा कि अपना गाना को अधूरा क्यों छोड़ दिया? वो कह रहा था कि गाना को पूरा गाओ। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। वो तो हड़बड़ा गई कि अरे ये कौन है और ऐसे क्यों बोल रहा है। किसी को भी थोड़ा सा लगेगा कि इसको हम जानते नहीं हैं और ये मुझे गाने के लिए क्यों बोल रहा है। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। तो उसने पलटकर सवाल कर दिया कि तुम कौन हो और मुझे इस तरह से गाने को क्यों कह रहे हो। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। और फिर कहा कि मैं सिर्फ अपने गांव के युवक से ही बात कर सकती हूँ और दूसरे गांव के युवक से बात नहीं कर सकती हूँ, और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना या तुम्हारे बात मानना मैं नहीं चाहती, तो मैं क्यों बात मानूं? उसके लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं भी मान सकती। ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। ततारा किंतु अपने प्रश्न को फिर से दोहराया और उससे गाना गाने के लिए कहा। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। लेकिन युवती ने कहा कि नहीं, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, सच बताओ तुम कौन हो। लेकिन युवती तो उससे पूछ रहे थे कि वो है कौन, और लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं, मैंने वो लपाती गांव की है और वहां पर उसने ततारा को कभी देखा नहीं है। ततारा मानो सम्मोहित था। सम्मोहित था मीन्स हिप्नोटाइज था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। मगर ततारा ने फिर से कहा कि अरे गाओ, गाना को पूरा करो। युवती झुंझला उठी। इस पर तो युवती को थोड़ा झुंझला उठी, मैंने थोड़ा गुस्सा, इरिटेशन शो किया। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढिढ़ता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। एक ही राग अलाप रहे हो का यहाँ पर मतलब है कि एक ही प्रश्न वो बार बार पूछे जा रहा है। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। वो इतना कहकर तेजी से मुड़कर वो जाने लगी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। फिर ततारा को उसे गलती का एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा ही वो बोल रहा था गाने, तो उसको रोककर वो फिर गिड़गिड़ाने लगा। क्या गिड़गिड़ाने लगा? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। ततारा को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसके सामने उस पर जाकर उसके रास्ता को रोका और गिड़गिड़ाने लगा। तो मैंने माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। तो वो सच्चे मन से माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था कि सिर्फ नाम बता दो, फिर मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। वामीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। मतलब वामीरो का यहाँ अर्थ है कि उसका नाम है। यह वामीरो उस युवती का नाम था जो वो जाते जाते बोल कर गई। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा।
वामीरो नाम सुनकर उसने कहा कि बहुत अच्छा नाम है, बहुत सुंदर नाम है, और कल भी आने के लिए रिक्वेस्ट किया, याचना किया मीन्स रिक्वेस्ट की। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्यमनस्कतापूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के आवाज़ गूंज रहे थे। वामीरो नहीं कहकर अपने गांव की ओर चल गई, और मगर पीछे से ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, ज़रूर आना। वामीरो कह रहा था कि ज़रूर आना, मैं यहाँ पर उसका वेट करेगा। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरे चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि दोनों मिलना चाह रहे थे, मगर एक जो बीच में दोनों अलग अलग गांव के थे, तो ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को है, जब रूढ़िवाद से ये संबंधित है कि इसमें होता है कि जो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि एक गांव है, एक गांव में एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के के साथ बातचीत नहीं कर सकती है, उससे मेल जोल नहीं बना सकती है, उसके साथ विवाह नहीं कर सकती है। तो यह एक बैरियर बोल सकते हैं जो दोनों गांव में था, और इसके कारण वो ततारा को भूल जाना ही ठीक समझ रही थी।